Welcome to my YouTube channel. I hope you have watched my old videos of introduction to tax, that is income tax and GST. Today I am going to give summarized view on provisions and points of Income Tax Act 1961. So let's get started. So here we are having the summary of Income Tax Act. Basics of income tax है. In the previous video I have taught you that what is the meaning of tax, where it has been derived, and what is the meaning of taxation, how Income Tax Act 1961 came into enforcement. So today we are going to discuss the basics, the complete picture of Income Tax Act 1961 in our India. So let's start. Income Tax Act is the most significant direct tax. So जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की हमने लिस्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग 7th शेड्यूल था आर्टिकल 246 का एंड 382 ऑफ यूनियन लिस्ट. ये क्या बताती है? ये पावर देती है पार्लियामेंट को किसके लिए? टू मेक लॉज ऑन टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम. आपको पता ही होगा, अगर नहीं भी पता है तो हम स्क्रैच से पढ़ाई कर रहे हैं. तो मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, इट इज़ फुल्ली एग्जेम्प्टेड. ओके, सो टैक्स किस पे लगता है? हमारी इनकम पे. जो इनकम पे टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स. और डायरेक्टली इनकम पे लगता है. सो डायरेक्ट टैक्स की एग्जाम्पल क्या है? इनकम टैक्स एक्ट. सो कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉ के क्या है? इनकम टैक्स लॉ बड़ा होता है या एक्ट बड़ा होता है? डेफिनेटली लॉ बड़ा होता है. लॉ के में इंक्लूड हम एक्ट को करते हैं, बट लॉ इज सुप्रीम टू एक्ट. सो इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या करता है? गवर्न्स द लेवी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इन इंडिया. वो ये सब गवर्नमेंट जो होती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये डिसाइड करते हैं. बेसिकली इनकम टैक्स कलेक्ट करने की, लेवी करने की पावर किसके पास है? ऑब्वियसली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. सो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है और इस इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग ही हम इनकम टैक्स लेवी करते हैं. लेवी मतलब लगाते हैं. सो नेक्स्ट इज इनकम टैक्स रूल्स. एक्ट बनता है, अब उस एक्ट को इम्प्लीमेंट तो करना है, पर हम उसे करेंगे कैसे? एक्ट में हम सब कुछ प्रोविजन, सबसेक्शंस, सेक्शंस, क्लॉजेस तो डाल देते हैं, पर उसको फॉलो कैसे करेंगे? तो उसके लिए रूल्स भी बनाए जाते हैं. हर एक एक्ट को, उसमें जो सेक्शन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए रूल्स बनाए जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स रूल्स. तो इनकम टैक्स रूल्स कब आया था? इनकम टैक्स रूल्स 1962 और फॉर्मुलेटेड फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट. एक्ट को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए, उसको कैसे हमने फॉलो करना है, उसके लिए ये क्या बनाया गया था? इनकम टैक्स रूल्स. ओके, सो नेक्स्ट इज आवर एनुअल फाइनेंस एक्ट. एनुअल फाइनेंस एक्ट क्या होता है? एनुअल फाइनेंस एक्ट, सॉरी थोड़ा इधर हो गया. So Annual Finance Act, amendments in the Income Tax Act 1961 are affected every year through the Annual Finance Act. और जो भी हमारी अमेंडमेंट्स होती हैं वो किसके अकॉर्डिंगली होती हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंग. फाइनेंस एक्ट बनता है, उसमें हमारे रेट्स ऑफ टैक्सेस दिए जाते हैं. तो एवरी ईयर जो रेट्स ऑफ टैक्सेस चेंज होते हैं इनकम टैक्स के, वो कहाँ से अमेंडमेंट्स होती हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट के जरिए. इज इट क्लियर? सो नेक्स्ट इज आवर सर्कुलर्स. सर्कुलर्स कौन इशू करता है? सीबीडीटी. सीबीडीटी क्यों इशू करती है? टू क्लैरिफाई द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. कुछ क्या हो गया कि क्लैरिफाई करने के लिए वो सर्कुलर्स जनरेट करते हैं. कुछ भी प्रोविजंस है उसको क्लैरिफाई करने के लिए सर्कुलर्स दिए जाते हैं. और सर्कुलर्स कौन देता है? सीबीडीटी. ये बात एक आप यहाँ पे नोट कर लो कि जो ये सर्कुलर्स होते हैं, क्या हो गया,
ये जो सर्कुलर्स होते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? ऑफिसर्स को बाउंड करते हैं, ठीक है, ये ऑफिसर्स को बाउंड करते हैं। अपने जो भी सर्कुलर्स सीबीडीटी इशू करते हैं वो किसके लिए होते हैं? ऑफिसर्स के लिए होते हैं। इतना ज्यादा असेसी उसके लिए बाउंड नहीं होता जितना ऑफिसर्स बाउंड होते हैं। इज दैट क्लियर? सो अभी नेक्स्ट हमारा क्या है? नोटिफिकेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नोटिफिकेशंस क्या होती हैं? सो नोटिफिकेशंस क्या होती हैं? इशू टू गिव इफेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मेक और अमेंड रूल्स। जो भी हमने अमेंड करी हैं, जो हमने नहीं सॉरी गवर्नमेंट जो अमेंड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी इनकम टैक्स के एक्ट के रिलेटेड कुछ नए रूल्स बनाती है या रूल्स को अमेंड करती है या कोई भी अमेंडमेंट के रिगार्डिंग कुछ भी नोटिफिकेशंस होती हैं, वो क्या उसको क्या बोलते हैं? वो नोटिफिकेशंस होती हैं। तो बट ये नोटिफिकेशन जो होती है वो किसको बाउंड करती है? ऑफिसर्स एज वेल एज असेसी और ऑफिसर दोनों को बाउंड करती है ये, ठीक है। जैसे कि हमने सर्कुलर्स पढ़ा, वो किसको बाउंड करता था? ओनली ऑफिसर्स को, राइट। बट अब ये जो नोटिफिकेशन है वो सबको माननी पड़ती है, ऑफिसर्स को भी, असेसीज को भी, ठीक है। आगे है कोर्ट डिसीजन। कोर्ट डिसीजन क्या होते हैं? जो केस लॉज होते हैं उस पर स्टडीज करी जाती है, तो वो होते हैं इंटरप्रेट्स वेरियस प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स लॉ। अगर इनकम टैक्स लॉ में कोई भी हमें सेक्शन है उसको इंटरप्रेट करने के लिए कुछ केस लॉज दिए जाते हैं, ठीक है, वो होते हैं कोर्ट डिसीजन। ऑलराइट, सो लेट्स गो अहेड। सो इनकम टैक्स अभी लेवी किस पे करते हैं हम? इनकम टैक्स इज अ टैक्स levied on the total income of the previous year of every person की previous year की इनकम पे हम क्या लगाते हैं? टैक्स। टोटल इनकम पे जो टैक्स लगता है प्रीवियस ईयर की, उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। so, सबसे पहले पर्सन कौन होता है? हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि हु इज द पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन में कौन कौन आता है? A person includes individual। इंडिविजुअल कौन होता है? हम जैसे इंडिविजुअल नॉर्मल पर व्यक्ति को हम क्या बोल सकते हैं? पर्सन को क्या बोलते हैं? वो इंडिविजुअल ही होता है, ठीक है। इंक्लूड्स इंडिविजुअल। HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज होती हैं, जो एसोसिएशन ऑफ पर्संस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अभी ये एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स दोनों सेम ही टाइप के लगते हैं, बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यहाँ पे हम पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, राइट। हमने यहाँ पे पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी कि पर्सन क्या होता है, तो जो जो इसमें पर्सन में इंक्लूड हो रहा है इस टाइम पे, वो हमारा क्या है? वो पर्सन है। और उस पर्सन्स को मिलाकर जो एसोसिएशन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सन्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। अभी नेक्स्ट है अपना बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है इंडिविजुअल, पर्सन के डेफिनेशन के अंडर एक इंडिविजुअल है। जब हम सबको मिला देते हैं, इंडिविजुअल्स मिलके आते हैं, वहां पे क्या बनती है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ओके। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप। जैसे कि इसमें कुछ भी आ सकता है, फर्म भी आ सकती है, ये इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, HUF भी आ सकती है, कोई कंपनी भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कौन है? अ फर्म और अ कंपनी। सो एक कंपनी, और इसमें आप ऐड कर सकते हो कि आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। अब आप पूछोगे कि ये क्या होता है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन क्या होता है? हम जैसे एक मंदिर बनाते हैं, उसमें धर्मशाला भी होती है जहाँ पे फंक्शंस वगैरह कराए जाते हैं, कोई हॉल बनाया होता है उन्होंने, तो उसका पैसा क्या होता है? भगवान जी का पैसा, कि नहीं इस पर टैक्स पे नहीं करेंगे, ये भगवान जी का पैसा है, नो। इसलिए गवर्नमेंट ने टैक्स इस पैसे पे अगर ब्लैक मनी क्रिएट ना हो, इसलिए वो क्या करते हैं कि इस पे भी टैक्स करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। इस भगवान जी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है, इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। गॉड हो गया,
रिकॉर्ड हो गए तो इसमें ये इंक्लूड करते हैं, इस इनकम पे भी टैक्स लगता है। सो नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर। अभी प्रीवियस ईयर क्या होता है, हमने अभी देखा कि हमारी कौन सी इनकम पे टैक्स लगता है, प्रीवियस ईयर के इनकम पे, राइट। सो प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर देखेंगे हम। प्रीवियस ईयर के इनकम पे टैक्स किस ईयर में लगता है, असेसमेंट ईयर में, ठीक है। सो प्रीवियस ईयर की इनकम पे असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। Previous year is the financial year immediately preceding the assessment year. असेसमेंट ईयर से पहले जो हमारा ईयर होता है वो प्रीवियस ईयर होता है, उसकी इनकम पे हमें टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, एंड कब होता है, 31 मार्च। बेसिकली कब से होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इज इट। आगे हमारा है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 months commencing on the 1st April. Exceptions to the rule that income is charged to income tax in assessment year following the previous year. The income of an assessee of a previous year is charged to income tax in the assessment year. उस पे टैक्स कब लगता है, असेसमेंट ईयर में। असेसमेंट ईयर 12 months का होता है और बिगिन कब होता है, 1 अप्रैल को वो स्टार्ट होता है, ओके। बट देयर आर चांसेस कि क्या होता है कि प्रीवियस ईयर को ही हम असेसमेंट ईयर मान लेते हैं। सो हाउ एवर इन द फॉलोइंग केसेस दिस रूल डज नॉट अप्लाई। हमारा रूल क्या बोलता है कि प्रीवियस ईयर में इनकम करेंगे, ठीक है, तो उसको अभी हम क्या करेंगे, असेसमेंट ईयर में उस पर टैक्स पे करेंगे, ओके। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि एक्सेप्शन हम अब पढ़ेंगे जिसमें इनकम पे टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लग जाता है, ठीक है। जिस ईयर में हमने अर्न करी उसी ईयर में हम टैक्स पे करेंगे। तो कौन सी है, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। शिपिंग बिजनेस अंडर सेक्शन 172 है। तो इसमें हम क्या होता है, हमें क्या करना होता है कि जो शिप होती है वो विद इन 12 months उसको वापस जाना होता है, कभी आना होता है। तो जब वो हमारी बाउंड्रीज में एंटर करती है, ये जब लीव करने होती है उसको, तब उस पे हम टैक्स चार्ज करते हैं, ओके। सो वी डू नीड टू नो कि उस पे हम टैक्स कितना चार्ज करते हैं, 7.5%, ओके। आप यहाँ पे लिख लीजिए, हम उस पे टैक्स कितना चार्ज करते हैं, 7.5%, ओके। अच्छे से दिख नहीं रहा, 7.5%। अभी नेक्स्ट क्या है, पर्सन्स लिविंग इंडिया। अभी आप ऐसे ही लीव करके चल जाओगे और टैक्स भी नहीं पे करोगे, बट आपकी इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती है, उसके पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो वो क्या करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट करते हैं, हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे हमने अगर आउटसाइड भी जाना है तो ऑब्वियसली हमारा वहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड ये वगैरह यूज होता है। तो डेफिनेटली वहां से इन्फॉर्मेशन कहाँ जाती है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास, और उनको पता लगता है कि ये पर्सन इस दिन को ये लीव करके जा रहा है, तो वहीं पे आकर उसके पुरानी इनकम पे उससे टैक्स कलेक्ट कर लिया जाता है, ओके। इज दैट क्लियर। सो नेक्स्ट पॉइंट इज AOP BOI आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस। अगर हम कोई भी इवेंट या पर्पस के लिए अगर हमने AOP BOI और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन या कुछ भी फॉर्म किए हैं, हमने क्या करा है कि पर्टिकुलर इवेंट, अगर इवेंट जब खत्म हो जाएगा, अगर इन द प्रीवियस ईयर वो खत्म हो रहा है, उससे जो भी इनकम हमने अर्न करी है तो उस पर टैक्स हम उसी ईयर में पे करेंगे, ओके। आगे है पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। आगे जाके हम इसके रिलेटेड भी टॉपिक पढ़ेंगे, एग्रीगेशन, क्लबिंग एंड एग्रीगेशन ऑफ इनकम, ये हम पढ़ेंगे एग्रीगेशन ऑफ इनकम में। तो उसमें क्या होता है कि पर्सन जो होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं किसी दूसरे के नाम पे, अपने स्पाउस के कर दिया, अपने सन के कर दिया, डॉटर के कर दिया, ऐसे वो ट्रांसफर कर देते हैं किसी के भी नाम पे टैक्स अवॉइड करने के लिए। क्योंकि अगर उनके पास जाएगी तो डेफिनेटली इधर की इनकम लेस हो जाएगी जो ट्रांसफर कर रहा है। तो बट वहां पे अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि जो ट्रांसफर भी हो रही है उस पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। वो किसकी इनकम मानी जाएगी,
ट्रांसफरर की, ये ट्रांसफरी की इनकम नहीं, वो ट्रांसफरर की ही इनकम मानी जाएगी और उस पे ट्रांसफरर को टैक्स पे करना पड़ेगा उसी ईयर में। आगे है डिसकंटिन्यूड बिजनेस। अगर सपोज हमने 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया और विद इन द फ्यू मंथ्स लाइक से 1 जुलाई को हमने डिसकंटिन्यू कर दिया विद एनी रीजंस, हमने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो हमें वहां पे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमारा असेसमेंट ईयर कितने का बन जाएगा, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th जून। इज दैट क्लियर? आगे चले, आगे है हमारा इनकम्स अनडिस्क्लोज्ड। अभी कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं कि वो जो हम छुपा लेते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, उस पे अगर बाय चांस अगर पकड़ी गई वो इनकम, उस पे क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी ज्यादा अमाउंट से। जैसे कि कितना टैक्स पे करना पड़ेगा एग्जैक्ट हमें 78%, जिसमें क्या है टैक्स कितना है, सिर्फ 60%, जिसमें हमें टैक्स कितना पे करना है 60%। उसमें 60 में हम ऐड क्या कर रहे हैं, ऐड क्या कर रहे हैं हम, इस 60 का 25% क्या हो रहा है, सरचार्ज ऐड किया जाएगा, फिर उसमें सेस भी ऐड किया जाएगा, ऐड करके टोटल कितना बनता है हमारा 78% टैक्स। अगर सपोज जिस इनकम पे हमें 30%, 20% या 5% भी टैक्स पे करना था और वो हमने डिस्क्लोज नहीं की, तो उस पे हमें कितना पे करना पड़ेगा, 78%। इज दैट क्लियर? 78% हमें उस इनकम पे करना पड़ेगा जो हमने एक्चुअल में डिस्क्लोज नहीं की। अगर हम कर देते तो हमारा इतना नुकसान नहीं होता। तो कौन सी इनकम हो सकती है, वो कैश क्रेडिट, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉट फुली डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। अब हमने ये डिस्क्लोज नहीं करी और असेसिंग ऑफिसर को ये इनकम के बारे में पता चल गया, तो क्या करेंगे, तो वो क्या पूछेगा कि ये इनकम कहाँ से आई, कैसे आई, किस ईयर की है ये, ठीक है, ये सब इंफॉर्मेशन वो आपसे डिमांड करेगा। बट अगर आपने वो इंफॉर्मेशन करेक्टली दी फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं करते हो या अगर एक्सप्लेन करते हो और असेसिंग ऑफिसर को ये सेटिस्फैक्टरी नहीं लगता है, तो क्या होगा, तो आपकी ये जो इनकम होगी अनडिस्क्लोज्ड इनकम, ये प्रीवियस ईयर की इनकम मान के इसको आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा इस पे। सो ये आपकी टैक्सेबल इनकम बन जाएगी प्रीवियस ईयर की, जिस पे आपको टैक्स असेसमेंट ईयर में पे करना पड़ेगा। ऑलराइट, सो आगे है हमारी टोटल इनकम। अभी हम टोटल इनकम देखते हैं। हम टोटल इनकम को टोटल इनकम क्या है हमारी, कैसे कंप्यूट करेंगे हम अपनी टोटल इनकम को, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें ये यहाँ पे मैंने स्टेप्स दिए गए हैं डाउनवर्ड्स, ये हम स्टेप्स देखेंगे कि अपनी टोटल इनकम, हम टैक्स किस पे करते हैं, अपनी टोटल इनकम, कौन से ईयर की, प्रीवियस ईयर की टोटल इनकम पे हम टैक्स पे करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप क्या है, सबसे पहले हमको देखना है कि रेजिडेंशियल स्टेटस कौन सा है, क्या वो इंडिया का रेजिडेंट है, तभी तो टैक्स पे करेगा ना। अगर नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया की इनकम पे टैक्स पे नहीं करेगा। सो डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ये हमें आगे पढ़ने को मिलेगा, बट फिलहाल हम देखते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस में हम क्या देखेंगे कि वो रेजिडेंट है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ठीक है। अभी सेकेंड स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। डिफरेंट हेड्स हैं, हेड्स हम देखेंगे नेक्स्ट। हेड्स कौन से, सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी है, पीजीबीपी है, या कैपिटल गेन्स है, या कोई अदर इनकम है, ठीक है। वो हम सारे हेड के अंदर उसको कैलकुलेट करेंगे, उसको क्लासिफाई करेंगे। देन उसके बाद जो हमने यहाँ पे क्लासिफाई करी है, जहाँ यहाँ पे हमने क्लासिफाई करी उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंप्यूट।
जहां हमने क्लासिफाई करी, नेक्स्ट स्टेप में उसको क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे। किसके साथ, कोई भी डिडक्शंस हैं या कोई भी एग्जम्पशंस हैं, ठीक है, उसके साथ ही जाएगी। तो कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या है, हम कोई भी इनकम की क्लबिंग करेंगे। कोई भी हमने इनकम क्लब करी है, अपने स्पाउस की इनकम, माइनर चाइल्ड की इनकम है कोई, क्लबिंग, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड एंड सेटअप ऑफ लॉसेस, जो भी हमने कोई लॉसेस थे कैरी फॉरवर्ड किए हैं या फिर किसी को लॉसेस को हमने सेट ऑफ कर दिया अपने प्रॉफिट्स में से, उसके बारे में डिटेल्स पूरी देंगे। उसके बाद है कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई। इन सब के बाद हमारे पास क्या आएगा, जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। क्या आएगा, जीटीआई, ग्रोस टोटल इनकम। और इसके बाद हम क्या लगाएंगे, इस पे माइनस क्या करेंगे हम इसमें से, चैप्टर 6A की डिडक्शंस हम इसमें से लेस करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, या फिर हम बोल सकते हैं हमारे पास आ जाएगी नेट टैक्सेबल इनकम। यहाँ पे हमारे टी क्या है, टैक्सेबल है, नेट टैक्सेबल इनकम, जिस पे हम टैक्स लगाएंगे। तो टैक्स लायबिलिटी क्या है कि टैक्स हैज टू बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग रेट्स ऑफ टैक्स। जो हमने पे ऑफ करना है इनकम पे, उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्स को, टैक्स लायबिलिटी। So here we have completed the income, कैलकुलेशन ऑफ इनकम, एंड इस पे हम रेट्स लगाएंगे। अभी हम देखते हैं कि रेट्स कौन से हैं। सो हम बाकी का अब हम कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए यही, थैंक यू। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो। कल से हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस, एमसीक्यूज लेने स्टार्ट करेंगे। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।